जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संविधान की कुछ प्रमुख अनुसूचियां हैं उसके बारे में और कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी अनुसूचियों का क्या मतलब है और किस अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इसको अब हम लोग समझेंगे। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनुसूची के बारे में और फिर हम लोग समझेंगे अनुच्छेद के बारे में। तो जो मूल संविधान था उसमें मुख्य रूप से 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। बाद में 4 अनुसूची को और जोड़ दिया गया और अब इस समय जो संविधान है उस संविधान में मुख्य रूप से 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। जबकि अनुच्छेद में भी चेंज किया गया है और अनुच्छेद को जोड़ा गया है, लेकिन उसको अनुच्छेद में क ख ग ए बी सी करके इस तरीके से जोड़ा गया है। तो मुख्य अनुच्छेद की जो संख्या है वो 95 है, लेकिन 1 2 3 4 5 जो उसमें जोड़ा गया है ए बी सी डी करके, इसको अगर देखा जाए तो लगभग 350 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। किसमें? तो संविधान में लगभग 350 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। 450 से लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, क्योंकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तो पहले से ही थे और बाद में ए बी सी करके जब जोड़ा गया तो लगभग 450 अनुच्छेद उसमें हो गए हैं। अब हम लोग एक एक अनुसूचियों को समझेंगे। तो जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची, इसमें चर्चा है किसकी? तो भारत के राज्यों के बारे में चर्चा है और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है और भारत के राज्यों की जो सीमा है, यानी कि भारत की जो सीमा है उसके बारे में चर्चा किया गया है। अब उसके बाद जो दूसरी अनुसूची है उसमें जितने भी भारत के संवैधानिक पद होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, प्रधानमंत्री का हो गया, सीएजी का पद हो गया, गवर्नर जो चुनाव आयुक्त होते हैं उसका हो गया, अटॉर्नी जनरल का हो गया, इन लोगों को कहाँ से सैलरी दिया जाएगा इसके बारे में चर्चा है। तो अनुसूची दूसरे में किसकी चर्चा है? भारत के पदाधिकारियों को दी जाने वाली सैलरी के बारे में चर्चा है। फिर अनुसूची 3 में किसका चर्चा है? तो ये जो भारत के जो पदाधिकारी होंगे, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनको शपथ दिलाने का चर्चा किसमें है? तो अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा है। अब बात करें हम लोग अनुसूची 4 की, तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों की आवंटन की चर्चा है कि राज्यसभा की सीटें किस प्रकार से आवंटित की जाएंगी, इसके बारे में चर्चा किसमें है? तो अनुसूची 4 में चर्चा इसका किया गया है। फिर हम लोग बात करें अनुसूची 5 में, तो अनुसूची 5 में जो SC ST जनजाति के लोग हैं उनके लिए एक जो विशेष प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण होता है, तो उसकी चर्चा किया गया है किसमें? अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 की बात करें तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको विशेष छूट देने की चर्चा किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का मतलब जो पूर्वी भारत के 7 राज्य हैं, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो राज्य हैं 7, इनको विशेष छूट दी जाने की चर्चा की बात की गई है। किसमें? अनुसूची नंबर 6 में इसकी चर्चा किया गया है। अब हम लोग बात करें अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में किसकी चर्चा है? तो अनुसूची 7 मुख्य रूप से 3 विषयों पे चर्चा किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कोई भी कानून जब बनता है तो उसे केंद्र सरकार बनाती है और वो कानून कहाँ पे लागू होता है? तो केंद्र में लागू होता है। संघ सूची पे जितने भी कानून बनते हैं वो कहाँ पे लागू होते हैं? तो केंद्र सरकार पे लागू होता है वह कानून। उसके बाद से हम लोग बात करें कि राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य अपने हिसाब से कानून बनाता है जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है कानून बनाने का, तो और वो कहाँ पे लागू होता है? तो
उस राज्य में लागू होता है। जो राज्य क्या करता है, राज्य सूची के विषय पे कोई कानून बनाता है तो वो कहाँ पे लागू होता है, राज्य में लागू होता है। और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों किसी भी कानून को बना सकते हैं। समवर्ती सूची के अंदर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर एक ही कानून केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है तो जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब हम लोग बात करें कि अनुसूची 8 में क्या है, तो अनुसूची 8 में भाषा को रखा गया है। जो भारत में बोले जाने वाली भाषाएं हैं उसकी चर्चा किया गया है। किसमें, तो अनुसूची 8 में चर्चा किया गया है भाषा के बारे में। जो मूल संविधान जब बना हुआ था उस टाइम संविधान में मुख्य रूप से केवल व केवल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषा थी, मूल संविधान में तो बस सिर्फ और सिर्फ 14 भाषा थी। लेकिन अभी कितनी भाषा है, तो अभी 22 भाषा है। 8 भाषाओं को मूल संविधान में संशोधन करके और क्या किया गया, तो जोड़ दिया गया। अब कब कब संशोधन किया गया उसके बारे में देखें तो जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, तो इसके तहत मात्र और मात्र एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन, इसके तहत कितनी भाषा को जोड़ा गया, तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उनका 7 पद क्या है, तो नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। फिर उसके बाद से 71 में 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 92। तो फिर कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन। कब हुआ, तो 2003 में हुआ 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 4 भाषाएं कौन सी थी, तो वो 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो अब मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो मुख्य रूप से मूल संविधान में अब 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसके बाद हम लोग बात करें तो अब जो मूल अनुसूची थी, संविधान जब बना हुआ था तो 8 ही अनुसूची थी, लेकिन उसके बाद संविधान में संशोधन करके और 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। जिसमें जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो थी भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। भूमि सुधार के अंतर्गत क्या किया गया कि जो किसानों के खेत एक पास नहीं हुआ करते थे, दूर दूर होते थे, तो उनका क्या किया गया, चकबंदी कर दिया गया, जिससे किसान का खेत एक जगह पे हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो पहले क्या होता था कि अंग्रेजों के टाइम से ही जमींदारी प्रथा चली आ रही थी। तो उस जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार, जो गांव का जमींदार हुआ करता था, वो किसानों से टैक्स वसूलता था। तो उस टैक्स वसूलने की जो क्रिया थी उसको बंद कर दी गई, जिससे जमींदारी प्रथा का क्या हो गया, तो जमींदारी प्रथा का अंत हो गया। 9वें अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया 9वीं अनुसूची में। अब बात करें कि 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची ये राजनेताओं पे लागू होता है। इसमें दल बदल कानून को रखा गया। दल बदल कानून का मतलब ये है कि कोई भी अगर कोई नेता है तो वो क्या करता है कि अपना दल बदल लेता है, यानी कि पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टी में चला जाता था। अगर उसकी पार्टी हार गई तो वो अपना पार्टी चेंज करके और दूसरी पार्टी में चला जाता था। तो इस प्रकार से दल बदल हो जाता था। तो इसी को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया और उसे 10वें अनुसूची में रख दिया गया। अब इसके तहत जब तक आपको पार्टी अपने
मतलब पाती खुद नहीं निकालती है, अपने आप से आपको अलग नहीं करती है, तब तक आप अपने पाती को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, जब पाती के 1/3 लोग एक साथ पाती को छोड़ के चले जाएं, तो उस कंडीशन में आप पाती को चेंज कर सकते हैं। उस समय आपके ऊपर दल बदल कानून नहीं लागू होगा। अदरवाइज आप अपने मन से पाती छोड़ के जाके दूसरे पाती को ज्वाइन करेंगे तो आपके ऊपर दल बदल कानून लग जाएगा। फिर हम लोग बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन में 11वें अनुसूची में जोड़ा गया, और इस ये जो पंचायती राज जोड़ा गया, ये इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की चर्चा है, और इसे लागू किया गया सबसे पहले राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान के नागौर में इसे लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था जो है, अभी जो गांव में पंचायत बनती है उसका उल्लेख किया गया। पंचायती राज के अंतर्गत गांव जो पंचायती राज है, इसे 29 विषय पे काम करने के लिए छूट दिया गया है। पंचायती राज 29 विषय पे काम कर सकती है। इसकी चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 40 में है। इसे कब लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1993 से इसे लागू किया, और लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान था। राजस्थान इसे सबसे पहले लागू किया गया। इसके बाद नगर पालिका 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को रखा गया, और इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में रखा गया नगर पालिका को। नगर पालिका 17 विषयों पे काम कर सकता है, जिसके अंतर्गत जिस प्रकार से गांव में ग्राम प्रधान का चयन किया जाता है, उसी प्रकार से नगर होती है, महानगर होती है। उसमें जैसे बम्बई में बीएमसी है, और दिल्ली में जो नगर पालिका काम करती है, दिल्ली नगर पालिका काम करती है। इसी तरह से अलग अलग जो राज्य जो जिला होते हैं, उस स्तर पे नगर पालिका का चयन किया जाता है, और वहां पे काम करने के लिए उसको 17 विषयों पे काम कर सकती है नगर पालिका। जैसे जो गांव से हट के थोड़े से कस्बे होते हैं, वहां चेयरमैन का चुनाव होता है, और जो जिला स्तर पे होती है, नगर निगम में होती है, तो वहां पे किसका चुनाव होता है, तो वहां पे मेयर का चुनाव किया जाता है। अब हम लोग ये समझ गए हैं कि कौन सी अनुसूची में किसको रखा गया है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में कि किस अनुच्छेद में किस चीज की चर्चा की गई है। तो जो संविधान में जिस प्रकार से किताब के अंतर्गत एक एक हेडिंग होता है, उसी प्रकार से संविधान की जो किताब है उसमें एक एक अनुच्छेद करके उसका चर्चा किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक, इसे भाग 1 के अंतर्गत रखा गया है, और इसमें मुख्य रूप से भारत देश के बारे में चर्चा है और उसके सीमाओं के बारे में चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यह कहा गया है, अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, अर्थात भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारत की संसद जो है वो किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिलाना चाहे तो राष्ट्रपति को सूचना दे करके और उसे मिला सकती है। फिर तीसरे में कहा गया, मतलब किसी भी विदेशी राज्य को भारत की संसद अगर अपने सीमा में मिलाना चाहती है तो उसे मिला सकती है। इसके तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत की जो संसद है, यानी कि संसद
संसद जो राज्य है, जो जिला कोई भी राज्य होगा उसमें तोड़ फोड़ करके उसकी सीमा को बड़ा या छोटा कर सकता है, या फिर उसकी नाम बदलना चाहे तो उसका नाम को भी बदल सकता है। जिसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल हुआ करता था और बाद में उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा हुआ करता था और उसका नाम फिर क्या कर दिया गया, तो अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। और उसके बाद राज्यों की सीमा को छोटा और बड़ा कर सकता है। इसको अगर देखा जाए तो बिहार को झारखंड से 2000 में क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया और बिहार को अलग कर दिया गया। तो वो किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत ये सब कोई भी काम किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 में ये कह दिया गया, जो ये अनुच्छेद 4 है इसमें कहा गया कि संसद जो तीनों पहले जो 1 से लेकर 3 तक के अनुच्छेद हैं उसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया कि संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि संसद अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाती है तो संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी राज्य की सीमा को छोटा या बड़ा करता है या फिर उसके नाम को चेंज करता है तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। नागरिकता की चर्चा है भाग 2 में, और इसे अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक में रखा गया है। नागरिकता क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। आप जिस देश के नागरिक हैं उसी देश में चुनाव लड़ सकते हैं, आप वहां पे वोट डाल सकते हैं, और कोई जो विशेष स्कीम चलती है तो जो उस राज्य के देश के नागरिक होते हैं उन्हीं को उस स्कीम का फायदा मिलता है। तो नागरिकता को कहां से कहां तक रखा गया, अनुच्छेद 5 से लेकर के और अनुच्छेद 11 तक में रखा गया है। इसमें इस बात की चर्चा है कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। मतलब अगर कोई विदेश का व्यक्ति है, भारत में रहने आता है, भारत उसे पसंद आ जाता है, तो वो किस प्रकार से यहाँ की नागरिकता ले सकता है, इसकी भी चर्चा है। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस टाइम जो लोग भारत से पाकिस्तान में चले गए थे, फिर वो लोग पाकिस्तान से भारत में आए तो उनको किस प्रकार से नागरिकता दिया गया, इसकी भी चर्चा किया गया है। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश, भारत से किसी दूसरे देश में चला जाता है तो उसकी नागरिकता यहाँ पे खत्म हो जाती है, उसके बारे में भी चर्चा है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति दूसरे देश में जाके बस जाता है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो भारत में उसकी नागरिकता किस प्रकार से खत्म हो जाएगी। एनआरसी की भी चर्चा नागरिकता में ही होती है, और एनआरआई जो होते हैं उसकी भी चर्चा नागरिकता में भी होती है। अब हम लोग बात करें कि भाग 3 की, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। तो मौलिक अधिकार क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है, जिसे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसको संविधान के भाग 3 में रखा गया है। इसमें संविधान के भाग 3 में रखा गया है जिसे मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार के अधिकारों की चर्चा होती है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकारों की चर्चा किसमें है, भाग 3 में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है कि जो राज्य होते हैं, यानी कि जो कोई नियम कानून बनाने वाला चीज, या तो कोई संस्था होगी, कोई संगठन होगी, कोई राज्य होगा, कोई कंपनी होगी, जैसे रेलवे कंपनी है वो अपना नियम कानून खुद बनाती है, तो उन सब राज्यों की चर्चा है जो क्या करते हैं, नियम कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता है या फिर संसद भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मूल अधिकारों का हनन हो, यानी कि मूल अधिकार के ऊपर कोई संकट आए, ऐसा कानून कोई भी नहीं बना सकता है।
फिर अनुच्छेद 14 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है, यानी कि कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति क्या है, एक समान है। यह संविधान, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। ये जो अधिकार लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, लिंग, जाति के अनुसार किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी सार्वजनिक स्थल पे, जैसे ताजमहल घूमने गए हैं आप, तो वहाँ पे क्या है कि कोई महिला पुरुष के हिसाब से आप किसी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम कोई और जाति का है तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई विदेशी व्यक्ति आया हुआ है वहाँ पे घूमने के लिए तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी कि सबको एक समान अधिकार है। फिर उसके बाद से हम लोग बात करें अनुच्छेद 16 में, तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, यानी कि नौकरी की जो नौकरी के बारे में चर्चा किया गया है इसमें, और कहा गया है कि प्रत्येक जो भारत का प्रत्येक नागरिक जो है उसको हर एक जगह पे समान तरीके से नौकरी लेने की अधिकार है। लेकिन इसमें SC ST जाति के जो लोग हैं उनके लिए विशेष छूट की प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद से हम लोग बात करें अनुच्छेद 17 में, तो यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जो था उसको खत्म कर दिया गया है। छुआछूत में क्या होता था कि कोई ऊंचे जाति का लोग होते थे और कुछ नीचे जाति के लोग होते थे, तो अगर नीचे जाति का व्यक्ति ऊंचे जाति वाली व्यक्ति से टच हो जाता था तो उसे प्रताड़ित करने लगते थे, तो उसका भी अंत कर दिया गया। कहाँ पे, अनुच्छेद 17 के तहत उसका भी अस्पृश्यता का, यानी कि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 18 में क्या किया गया, उपाधि का अंत कर दिया गया, यानी कि कोई भी DM हो गया, SDM या फिर नेता है, विधायक है, कुछ भी है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने उपाधि को अपने साथ लेके नहीं घूम सकते हैं। जैसे लोग कार पे लिखवा देते हैं कि पुलिस, इस तरीके से लिखा दिए विधायक, SDM, तो ये सब कोई भी व्यक्ति नहीं लिखवा सकता है, बशर्ते 3 चीजों में इसकी छूट है। आप अगर सेना के किसी पद में हैं तो आप अपने उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि उसको लिखवा सकते हैं आप अपने गाड़ियों पे, या फिर आपको किसी शिक्षा के, कोई आप शिक्षक हैं तब भी आप उसको लिखवा सकते हैं, या फिर आपको भारत रत्न, पद्म श्री जैसे इस प्रकार का कोई उपाधि मिला हुआ है तो आप उसको शो कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं। बाकी कोई भी, अगर आप विदेश की कोई उपाधि को शो करना चाहते हैं, यानी कि विदेश से आप कोई उपाधि लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा आप उस उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया कि 3 चीजों को छोड़ के बाकी सब में उपाधि को खत्म कर दिया गया। सेना, शिक्षा और सेना के तहत, शिक्षा के तहत, और यदि आप कोई राष्ट्रीय सम्मान के पद पे हैं तो आप अपने पद को, यानी कि उपाधि को ले सकते हैं। और अनुच्छेद 19 को कहें तो अनुच्छेद 19 जो है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19 में क्या है। तो अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं पे बिना हथियार के संगठन करने की स्वतंत्रता है, पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता है, और जहाँ पे व्यक्ति चाहे पूरे देश के अंदर कहीं भी व्यापार और वाणिज्य कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता किसमें है, तो अनुच्छेद 19 में इसकी स्वतंत्रता है। और मीडिया को भी उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी की स्वतंत्रता हम लोगों को है कहीं पे भी बोलने की। तो मीडिया भी बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती है, जितना मीडिया बोलती है उतना हम लोग भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें अनुच्छेद 20 में, तो अनुच्छेद 20 के तहत ये कहा गया है कि किसी भी अपराधी को आप अपराधी तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि न्यायालय उसके अपराध को सिद्ध नहीं कर देती है। यानी कि कोई व्यक्ति को आप अपराधी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उसे न्यायालय ये न सिद्ध कर दे कि व्यक्ति क्या है, अपराधी है। इसके लिए उस अपराधी को 3 तरह की छूट दी गई है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि एक गलती की, अब न्यायालय क्या करेगा, अनुच्छेद 20 के तहत जब किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाएगा तो उसको 3 तरीके से सजा सुनाने का अधिकार है।
पहला कि एक गलती अगर आदमी किया हुआ है तो उसको एक ही सजा सुनाई जाएगी, 2 गलती करेगा तो 2 सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद से उस समय के अनुसार, उस समय मतलब जब वो गलती किया था, जब वो कोई अपराध, मान लीजिए 2000 में कोई व्यक्ति अपराध किया हुआ है और उसकी मुकदमा अभी तक चली आ रही है, सिद्ध अब जाके हो रही है 2023 में, तो उसको 2023 के कानून के हिसाब से सजा नहीं सुनाई जाएगी। 2000 के कानून के जब 2000 चल रहा था उस टाइम वह व्यक्ति अपराध किया हुआ था, तो उसी समय के अनुसार उसको क्या सुनाई जाएगी, सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद से जब कोई कैदी अब जेल से रिहा होता है, यानी कि अपना समय जो उसको कैद का समय था उसको काट के और रिहा होता है, तो जब वो समाज के बीच में जाता है तो लोग उसे प्रताड़ित करने लगते हैं। तो इसके लिए उसको संरक्षण देने का प्रावधान भी किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 20 में, जिसके तहत व्यक्ति अपनी जीवन को जी सके। फिर अनुच्छेद 21 को बात करें तो इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद कहते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है, किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार। और इस अधिकार को इमरजेंसी में भी रद्द नहीं किया जा सकता है, यानी कि जब कभी देश में अध्यादेश जारी किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी का टाइम आता है, तब भी इसको रद्द नहीं किया जाएगा, बशर्ते सेना के सामने, अगर सेना की गाड़ी आपके सामने से जा रही है और आप उसको रोक के अपना दिखाएंगे कि ये हमारा अधिकार है धरना करना, तो क्या करेगा, सेना आपको गोली मार के तुरंत आगे बढ़ जाएगा। उस समय सेना के सामने कोई भी कानून मान्य नहीं होता है। और इसी अनुच्छेद 21 क में कह दिया गया कि शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि जो 6 साल से लेकर के और 14 साल के बीच का जो बच्चा होगा उसको शिक्षा को उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि उसके माता पिता उसे स्कूल में ले जाके दाखिला दिलाएंगे, यानी कि उसको पढ़ने के लिए भेजेंगे। अनुच्छेद 22 के तहत क्या किया गया कि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए कानून बनाया गया कि कोई व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया कि पुलिस किस स्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, बशर्ते उस व्यक्ति को शक के अनुसार पे, मतलब शक के आधार पे गिरफ्तार न करने के लिए गई हो, तब पुलिस उसे 3 तरीके से, उसे जब गिरफ्तार करेगी तो व्यक्ति को बचने के लिए 3 तरीका होता है। उसमें क्या क्या होता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट देगी, यानी कि कारण बताएगी कि हम आपको क्यों गिरफ्तार किए हुए हैं, गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जिसे पुलिस गिरफ्तार की है न्यायालय में पहुंचाना होता है, बशर्ते 24 घंटे में छुट्टी के टाइम को काट दिया जाता है। यानी कि मान के चलिए कि शनिवार को शाम को आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही है और 2 घंटे, मतलब शाम को 6 बजे पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, 4 बजे न्यायालय बंद हो जा रहा है, तब वो आपको कब ले जाएगी, तो सोमवार को लेके जाएगी। यानी कि जो 6 बजे से गिरफ्तार की आपको 6 बजे से ले करके और सोमवार के 6 बजे तक का वो टाइम क्या होगा, काउंट नहीं होगा। सोमवार के 6 बजे, 10 बजे न्यायालय खुलती है तो 10 बजे तक का टाइम काउंट नहीं होगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर वो आपको न्यायालय में लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो अपने हिसाब से वकील हायर कर सकता है जो उसको न्याय दिलाने में मदद कर सके। इसके बाद हम लोग बात करें अनुच्छेद 23 से लेके और अनुच्छेद 24 में, तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है कि आपसे कोई बेगारी नहीं करा सकता है, यानी कि बिना पैसा दिए आपसे कोई काम नहीं करा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 14 साल है तो आप उसे किसी इंडस्ट्री यानी कि किसी कंपनी में काम नहीं करा सकते हैं। और यदि कोई खतरनाक प्रोडक्शन वाली कंपनी है, जैसे कोई बड़ी लोहा का पात बन रहा है जहाँ पे जान माल की खतरा हो सकती है, तो ऐसे जगह पे अगर किसी बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो आप उससे काम नहीं करा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा है, यानी कि अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसके लिए वो व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है।
और अनुच्छेद 26 के तहत व्यक्ति किसी भी धर्म का अंतःकरण कर सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और उसके लिए किसी संस्था का अगर वो निर्माण करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। फिर हम लोग बात करें अनुच्छेद 29 और 30 की, तो अनुच्छेद 29 और 30 में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं उसके बारे में विशेष प्रावधान किया गया है कि अगर जो कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति है, अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो अगर किसी भी किसी भी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी संकोचवश वो किसी स्कूल में दाखिला नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए स्कूल खोल सकते हैं और वहाँ पे वो अपने हिसाब से पढ़ाई को कर सकते हैं। ये किसके लिए है, तो अल्पसंख्यक के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 को रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, और इसके बाद अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद कहा जाता है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 विषयों पर रीट जारी कर सकते हैं, यानी कि 5 तरीके से रीट जारी कर सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में किसी का उल्लंघन करता है, यानी कि जो मौलिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है, आपको उत्प्रेरित करता है इसके विरुद्ध जाके, तो उसके तहत 5 विषयों पे सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इन्हीं 5 विषयों पे रीट जारी कर सकती है। अब रीट के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि रीट क्या होती है और ये किस किस तरीके से जारी किया जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और रिवीजन भी आप बहुत अच्छे से इसमें कर सकते हैं। तो अब हम आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।